द फॉल ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट बुक का ये 4th एपिसोड है, द वाइटल रोल ऑफ द इंटेलेक्ट। ह्यूमन इंटेलेक्ट को जिस वायरस ने बर्बाद किया है वो है ग्रीड, एनवी, जेलेसी और अटैचमेंट, और भी कई सारी विनाशकारी हमारी भावनाएं। इवन पढ़े लिखे लोग भी नॉलेज लेते हैं स्कूल से, कॉलेज से। इससे उनका इंटेलिजेंस तो बढ़ जाता है, पर अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, एवर्जन्स से वो नहीं निकल पाते। विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है जूलियस सीजर, उसमें उसने कहा था, ओ जजमेंट, दाउ आर्ट फ्लेड टू ब्रूटिश बीस्ट्स एंड मैन हैव लॉस्ट देयर रीजन। इंसान को अपने इंटेलेक्ट को डेवलप करने की अत्यंत आवश्यकता है। लोग अपनी सोचने की, तर्क करने की योग्यता खो चुके हैं। किसी और स्पीशीज के पास ये एबिलिटी, ये योग्यता है ही नहीं। हमको अपने सर्वाइवल के लिए इसे फिर से जिंदा करना होगा, रिसरेक्शन और रिवाइव करना होगा। ये हमें खुद ही करनी होगी। ये रेस्पिरेशन या पर्सपिरेशन की तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है। इसके लिए टाइम और एफर्ट लगाकर खुद को हमें क्वेश्चन करना होगा, तर्क देने होंगे और अपना इंटेलेक्ट बनाना होगा। ये प्रॉब्लम इतनी छोटी नहीं है जितनी लगती है। हम में ये इंटेलेक्ट भी होनी चाहिए कि हम ये बात पहचान सकें कि हम में इंटेलेक्ट की कमी है, क्योंकि जब तक हम में ये अवेयरनेस ही नहीं होगी तब तक हम ये बात कर ही नहीं पाएंगे। जैसा चल रहा है उसे उसी तरह से चला रहे हैं, मैकेनिकली। जो हमसे किसी ने कहा वही मान लिया, ना कोई रीज़न, ना कोई लॉजिक। हम सिचुएशन की ग्रेविटी ही नहीं समझ पा रहे। एक्चुअल में बीमार होना इतना खतरनाक नहीं है जितना ये कि हमें पता ही नहीं है कि हम बीमार हैं, अवेयर ही नहीं हैं। इट वुड बी डिजास्ट्रस, इवन फैटल। सो अपनी इंटेलेक्ट को थिंकिंग से, क्वेश्चनिंग से रीबिल्ड कीजिए। एवरी मोमेंट, एवरी फेसेट ऑफ लाइफ को एग्जामिन कीजिए। आप अपनी ओरिजिनली सोचने की योग्यता भूल गए हैं। बेकार के बिलीव्स और फेथ्स को बिना कोई क्वेश्चन किए मानते चले जा रहे हैं, विदाउट प्रूफ ऑफ देयर क्रेडिबिलिटी, और उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आप सोचते हैं इन बातों को नहीं मानेंगे तो बहुत ही डिसरिस्पेक्ट होगा लोगों का, उनकी भावनाओं का, पवित्र भावनाओं का, आस्थाओं का। 2 बच्चे अलग अलग धर्मों में बड़े होते हैं, एक क्रिश्चियन, एक मुस्लिम। दोनों अपने अपने बिलीफ्स को सही मानने लगते हैं। और ऐसे ही लाइकवाइज 2 बच्चे अलग अलग कंट्री में बड़े होते हैं, एक कम्युनिस्ट कंट्री में, एक कैपिटलिस्ट कंट्री में। तो कोई भी वैलिडिटी को एनालाइज करने की परवाह ही नहीं करते। सैक्रेड वास्तव में वो होता है जिसमें थॉट, रीजन और जजमेंट की पावर हो। विलियम ड्रमंड वाइजली ऑब्जर्व करते हैं, ही हु कैन नॉट रीजन इज अ फूल, ही हु विल नॉट इज अ बिगट, यानी वो पक्षपाती है, कट्टर है। ही हु डेयर नॉट इज अ स्लेव, जो तर्क दे ही नहीं सकता वो मूर्ख है, जो तर्क कभी नहीं देगा वो फॉलो करता रहेगा, वो कट्टर है, और जो साहस ही नहीं करता वो स्लेव बन जाता है, दास। हम बिना किसी बात का प्रूफ लिए बिना ही पुराने बिलीफ्स को और फेथ्स को मानते चले आ रहे हैं। लॉजिक और रीज़न को पूरी तरह से इग्नोर करके रखा हुआ है। इंटेलेक्ट की जो कमी है उसकी वजह से इतने सारे एस्ट्रोलॉजर और भविष्य बताने वाले वास्तुशास्त्री इन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। सिर्फ स्कूल कॉलेज की डिग्री ही एक इन्फॉर्मेशन या नॉलेज का सोर्स है। क्लियरली सोचने और उसे डेवलप करने की अवेयरनेस नहीं है। प्रॉब्लम उनके इग्नोरेंस में भी नहीं है,
बट प्रॉब्लम ये है कि वो ये मानते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, और एक्चुअल में ये है कि वो जानते नहीं हैं। सो इस नींद से जागना बहुत ज़रूरी है। सोचना शुरू कीजिए, क्वेश्चन करना शुरू कीजिए, इंक्वायर करना शुरू कीजिए, एग्जामिन द ट्रूथ्स ऑफ लाइफ। कोई भी चीज़ बिना रीज़न और लॉजिक के एक्सेप्ट मत कीजिए। अप्लाई योर इंटेलेक्ट टू वेरीफाई देयर ऑथेंटिसिटी। उस सिचुएशन या प्रॉब्लम को ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट कीजिए पूरे क्लियर हेड से, तब कोई डिसीजन बनाइए और अपनी लाइफ में अपनाइए। तब आप जॉय ऑफ हायर एंड चेस्टर लिविंग को टेस्ट कर पाएंगे। इससे वर्ल्ड में पीस और हार्मनी होगी। नॉलेज शुरू होती है या आगे बढ़ती है नोन से अननोन की जानकारी से। जो आपको पता है उससे आप किसी अननोन चीज़ के बारे में जान पाते हैं। यानी अननोन एंटिटी का पता लगाया जा सकता है थ्रू नॉन फैक्टर्स। जो फैक्टर्स आपको पता हैं उससे आपको अननोन को जानने में हेल्प मिलती है, नॉट थ्रू अननोन फैक्टर। कोई अननोन फैक्टर है उससे तो नहीं जान पाएंगे आप। आपको बताया जाता है कि दुनिया कैसे बनी। दुनिया के बनने का फैक्टर अननोन है। अब लोग कह देते हैं कि गॉड ने दुनिया बनाई, पर गॉड भी अननोन है। तो क्या एक अननोन फैक्टर से दूसरे अननोन फैक्टर का पता लगाया जा सकता है? एटलीस्ट एक नोन फैक्टर तो होना चाहिए। आपको किसी के एड्रेस पे पहुंचना है तो वहाँ का एटलीस्ट एक ऐसा लैंडमार्क आपको पता होना ही चाहिए जिससे कि आप उस पते पर पहुंच पाएँ। अब गॉड को भी लोग कई तरह से समझाते हैं, बताते हैं उसके बारे में। अननोन गॉड इज डिस्क्राइब्ड बाय अननोन नेम्स एंड टर्म्स। क्या बोल देते हैं? इनफाइनाइट लव है गॉड, इनफाइनाइट मर्सी है, इनफाइनाइट पावर है। बट दीज अननोन टर्म्स कैन नॉट गिव यू द नॉलेज ऑफ गॉड। इंटेलेक्ट की कमी की वजह से हम इन डेफिनीशंस को, जो गॉड की डेफिनीशंस हैं, इनको ब्लाइंडली बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इग्नोरेंस के अंधकार में कुछ लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। सो ओरिजिनल थिंकिंग की जो आर्ट है उसको रिवाइव करना होगा और हमको केयरफुली अपनी जो गिरी हुई इंटेलेक्ट है, फॉलन इंटेलेक्ट है, उसको रीबिल्ड करना होगा। साउंड इंटेलेक्ट ही इन सब परेशानियों से हमको निकाल सकती है। फेथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हालांकि कुछ फेथ तो हम सब में एम्बेडेड होता है, जैसे कि आप एयरक्राफ्ट में बैठते हैं पर आपको पायलट में फेथ होता है कि वो आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। आप सर्जरी कराने जाते हैं, आपको डॉक्टर पे फेथ होता है। ये कोई ब्लाइंड फेथ भी नहीं है। तो फेथ को एक राइटर हैं गोल्ड स्मिथ, वो डिफाइन करते हैं, अ बिलीव इन अ थिंग आई डू नॉट नो अंटिल आई कम टू नो वॉट आई बिलीव इन। या टैगोर कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, फेथ इज द बर्ड दैट फील्स द लाइट एंड साइंस एंड सिंग्स वाइल द डॉन इज स्टिल डार्क। फेथ को इंडियन लैंग्वेज में श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा फेथ से थोड़ा ज़्यादा भाव लिए वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति में फेथ हो सकता है गॉड में, बट वो ट्रूली स्पिरिचुअल नहीं भी हो सकता। लेकिन श्रद्धा से वो स्पिरिचुअल ट्रूथ को समझने में लगा रहेगा। वो उनको केयरफुली सोच समझकर खुद को डिवाइन पर्सन के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेगा। फेथ से सिर्फ नॉलेज प्राप्त हो सकती है, जबकि श्रद्धा विजडम प्रोवाइड करती है। इंटेलेक्ट सावधानी से विचार करती है उस नॉलेज के बारे में जो भी चीज़ें आपको पता हैं। उन विषयों पे जो आपको पता हैं उसकी डीप थिंकिंग, मनन चिंतन करके वो उस विजडम को,
उसको थॉट को विजडम में डेवलप कर देती है। नॉलेज प्रोवाइड्स यू विद इंफॉर्मेशन, विजडम ब्रिंग्स अबाउट योर ट्रांसफॉर्मेशन। हर्ड इंस्टिंक्ट को तोड़कर ओरिजिनली सोचना शुरू करना बहुत ज़रूरी है। गेट ओवर योर पैसिव इम्पल्सिव बिहेवियर। अपनी इंटेलेक्ट को अप्लाई कीजिए जिससे कि हमारे जो इमोशनल अटैचमेंट या दुनिया में हमारी मटीरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट हैं वो उससे हम बच सकें। अपनी सभी एक्टिविटीज़ को रीज़न और जजमेंट से गाइड करें। जो भी चीज़ें अभी तक हमें बताई गई हैं उनको केयरफुली एग्जामिन करके एनालाइज करके ट्रूथ ऑफ लाइफ को ढूंढना है। इस तरह ऑब्जेक्टिविटी से जीना शुरू करना है। और जब आप या हम सब लोग ऑब्जेक्टिवली जीना शुरू करेंगे तो माइंड पीसफुल और हैप्पी होगा, चाहे बाहर दुनिया में कितना भी डिस्टर्बेंस हो। बाहर की चीज़ें आपकी इनर कंपोजर को, इनर पीस को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। आप इक्वेनिमस रहेंगे, चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा। दुनिया तो हमेशा बदलती रहती है। प्रॉफिट, लॉस, हीट, कोल्ड, जॉय, सोरो, ऑनर, डिसऑनर, ये एक एंडलेस चेन है ऑपोजिट्स की। नन ऑफ देम स्टेज इंडेफिनिटली। आई मीन एक जाता है दूसरा आता है और ये चलता रहता है। थियोडोर टिल्टन अपनी पोयम इवन दिस शैल पास अवे में एक किंग को पोर्ट्रे करते हैं। पर्शिया का किंग था जो जीवन की सभी परिस्थितियों में सेम रहता था, ऑब्जेक्टिव और डिटैच्ड रहता था। द किंग इन दिस पोएम डिस्प्लेज एन अमेजिंग पावर ऑफ विटनेसिंग दीज पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स without getting mentally involved in them. He refused to identify with either the pleasant or the unpleasant. वो डिटैचमेंट से ऑब्जेक्टिवली सबको सभी दुख सुख को और इज्जत को, बेइज्जती को सब साक्षी होकर सिर्फ दूर से देखता था, डिटैच होकर देखता था। He would have nothing to do with them. ना खुशी में कूदना कि कुछ अच्छा हो गया तो बहुत खुश हो जाना, और ना ही निराशा में डूबना जब कुछ बुरा हो जाए। अनपर्टर्ब्ड, अविचलित रहना अपने इंटेलेक्चुअल अप्रोच के साथ में कि इवन दिस शैल पास अवे। इन ऑपोजिट्स को हम द्वंद्वा कहते हैं। द्वंद्व, हमारी इंटेलेक्ट इन द्वंद्व से हमें निकालने में हमारी हेल्प करती है। जितनी ज़्यादा इंटेलेक्ट हम अप्लाई करेंगे उतने ही हम ऑपोजिट परिस्थितियों से, सिचुएशन से, सरकमस्टांसेस से बच सकेंगे, उनका असर हम पे कम होगा और उतने ही पीसफुल हम बनते चले जाएंगे। दुनिया में लोग खुशी को एंजॉय करते हैं पर ज़रा सी परेशानी आते ही परेशान हो जाते हैं। हालांकि सिर्फ इंसान के पास ही ये प्रिविलेज है कि वो खुद को बदलती हुई परिस्थितियों में खुद को बदल सकता है। ही कैन डेवलप अ पावरफुल इंटेलेक्ट टू राइज। एनिमल इंटेलेक्ट डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन आप इस इंटेलेक्ट का यूज़ करके लिबरेट हो सकते हैं। ये आपके एफर्ट पर डिपेंड करता है कि आपका इंटेलेक्ट किस लेवल तक पहुंच पाता है। चिकन थोड़ा सा उड़ता है, पिजन थोड़ा और ऊपर उड़ता है और ईगल बहुत ऊंचे आसमान में उड़ता है। लाइकवाइज हमारी जितनी भी डेवलप होती रहेगी इंटेलेक्ट, उतनी ही पीस और ट्रैंक्विलिटी हमें मिलती चली जाएगी। पुअर इंटेलेक्ट चिकन की तरह से है, थोड़ी और इंटेलेक्ट थोड़ा और उड़ती है, वो पिजन की तरह से है, और हाईली डेवलप्ड इंटेलेक्ट ईगल की तरह से है। इंटेलेक्ट जितनी डेवलप होती चली जाएगी, कोई भी ट्रेजेडी आप में ज़रा सा भी इफेक्ट आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। यू रिमेन अनपर्टर्ब्ड, काम एंड कंपोज्ड। आप काम भी रहते हैं और दुनिया के जो सारे काम जो भी हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो भी आप आसानी से कर पाते हैं। लाइफ में परफेक्ट ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन कर पाते हैं। यू देन कमांड एंड्योरिंग पीस एंड हैप्पीनेस। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दुनिया के लोगों से आप रिलेट करना सीख जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि सब लोग डिफरेंट होते हैं।
तो उनमें भी तो उनको अलग अलग डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। एक्चुअल में लोग क्या सोचते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही लोग क्यों नहीं हैं, और इसीलिए वो अलग अलग तरह के लोगों से रिलेट नहीं कर पाते। हालांकि उनको एनिमल किंगडम या दूसरी जातियों का, प्रजातियों का पता होता है कि डॉग के साथ कैसे बिहेव करना है, लायन के साथ कैसे बिहेव करना है, कोबरा के साथ कैसे करना है। जैसे वो लायन और कोबरा से दूरी बना के रखेंगे, लेकिन छोटी सी कैट के साथ वो खेल सकते हैं, हिरन को वो फीड करा सकते हैं। लेकिन जब बात आती है इंसान की, तो वो सेम चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, उनसे सेम चीज़ें डिमांड करते हैं। इवन बिल्कुल नादान आदमी भी जानता है कि जानवरों के साथ कैसे बिहेवियर करना है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती उन स्पीशीज़ के साथ डील करने में। लेकिन दूसरी तरह के व्यवहार वाले इंसान के साथ डील करना हम नहीं सीख पाते, और इस वजह से हम सफ़र करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं। आजकल डिवोर्स केसेस बढ़ गए हैं, ऑफिस में लोगों के बीच तनाव बढ़ गया है, कम्युनिटीज़ में तनाव बढ़ गया है। वो लॉयन को और डियर को तो हैंडल करना जानते हैं कि उनके साथ हमें कैसे बिहेव करना है, कि सबकी स्पेसिफिक नेचर होती है। आप सोचते हैं सब लोग एक ही फ्रेम में फिट हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। आप सबको अपने मेंटल पैटर्न के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करवा सकते, और जब तक ये बात समझ नहीं आएगी, आप या हम परेशान रहेंगे, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है और वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। एक बहुत ही अच्छी सेइंग है, ऑल ग्रम्बलिंग इज tantamount to oh why is the lily not an oak। तो ये रिमेंबर रखिए, याद रखिए, अंडरस्टैंड करिए कि सब लोगों का नेचर हेल्पलेसली वैसा ही होता है जैसे वो होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, घर, परिवार, एजुकेशन, जिस भी वजह से उनका वो व्यवहार है, एनीथिंग। और आप भी वैसे ही बने हैं। अब वेदर है, एनवायरनमेंट है, सोसाइटी है या गवर्नमेंट है, सभी अपने हिसाब से हैं, और यदि कुछ गलत भी है तो भी उसे एक्सेप्ट करते हैं हम। कुछ उसमें सुधार कर सकते हैं तो वो कर लेते हैं, पर उसे पूरी तरह से तो बदलना इम्पॉसिबल है। हमें उसके साथ रहना सीखना ही होता है। अब जैसे कोई लोग ठंडे देश में रहते हैं और कोई लोग गर्म देश में रहते हैं, तो वो अपने मौसम के अकॉर्डिंग खुद को ढालते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं चीज़ें जैसी हैं वैसी ना होकर आपके अकॉर्डिंग हो। एक एग्जाम्पल से समझिए, एक बार चेन्नई में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो क्लासरूम में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान हो रहे थे। अब टीचर ने देखा कि बच्चे डिस्टर्ब हैं, उसने क्या किया, बच्चों को बाहर बुलाया और अपनी बाहें ब्लेजिंग सन में फैलाकर, तपते हुए सूरज के सामने फैलाकर कहा, इज़न्ट दिस ब्यूटीफुल समर। अब लड़के समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या कहा। तब टीचर ने कहा कि समर की ब्यूटी हीट में है, विंटर की ब्यूटी बाइटिंग कोल्ड में है, मॉनसून की ब्यूटी रेन में है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि गर्मी में हमको सर्दी चाहिए, सर्दी में गर्मी, और मॉनसून ड्राई होना चाहिए। इज़ इट पॉसिबल? इसी तरह से अफ्रीकन ब्यूटी वाले लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन फेयर हो, जबकि अफ्रीकन जो ब्यूटी है वो डार्क स्किन में है। और इंग्लिश मैन चाहते हैं कि वो उनकी स्किन टैन हो जाए, हालांकि इंग्लिश मैन की ब्यूटी उनकी वाइट स्किन में है, लेकिन वो टैंड होना चाहते हैं। दिस मैडनेस गोज ऑन एंड ऑन। लोग अनरीजनेबली वो चाहते हैं जो ओरिजिनल नेचर से उनकी अलग है, एंड ये अनरीजनेबल जो एक्सपेक्टेशन है,
यही हमारे मेंटल एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस का कारण बन जाती हैं। इसलिए आपको पर्सन, थिंग्स, इन्वायरमेंट या सिचुएशन को वैसे ही देखना चाहिए जैसी वो हैं, वैसे नहीं जैसी आप चाहते हैं। तभी आप सब चीज़ों को अप्रिशिएट कर पाएंगे। आप ऑफिस में यू विल एडमायर फाउल टेम्पर ऑफ योर बॉस। ऑफिस में बॉस का चाहे बेकार टेम्पर भी हो, उसको आप एडमायर करते हैं, लेकिन घर पे यू विल अडोर द नेगिंग ऑफ योर स्पाउस। दिस इज़ द ब्यूटी। इंटेलेक्ट आपकी रिलेशन इम्प्रूव करेगी, इंटेलेक्ट आपका बिजनेस इम्प्रूव करेगी। बिना इंटेलेक्ट के हम अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, एंगर और भी काफ़ी सारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं इनसे कैरिड अवे हो जाते हैं। इससे हमारी लाइफ का ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रॉय हो जाता है, हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। आपको स्कूल कॉलेज की नॉलेज आप में एक एकेडमिक सोर्स है, बट यदि माइंड के डिस्ट्रैक्शंस पर आप ओवरकम नहीं कर पाएंगे, उसको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो वो आपके लिए अनप्रोडक्टिव होगा, डेट्रीमेंटल होगा। आप फीलिंग्स और इमोशंस के खेल में उलझे रहेंगे रादर देन रीज़न एंड जजमेंट। सो माइंड के नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को हटाकर यू नीड टू फिक्स एन आइडियल इन लाइफ। आपका गोल, मिशन बियॉन्ड योर सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश इंटरेस्ट। आई मीन, क्या आप सिर्फ अपने लिए ही काम कर रहे हैं या फिर पूरी ह्यूमैनिटी के लिए? द लार्जर द सर्कल ऑफ योर डेडिकेशन एंड सर्विस, द ग्रेटर द आइडियल। जितना आप में दूसरों की सेवा करने का भाव होगा, उतना ही बड़ा आपका आदर्श होगा। जो अपने आइडियल को डेवलप करके इनिशिएटिव लेंगे, इससे उनमें एनर्जी और इंथुजियाज्म होगा। शॉर्ट टर्म गेन से अच्छा है लॉन्ग टर्म गेन। कॉन्सेंट्रेशन, कंसिस्टेंसी एंड कोऑपरेशन किसी भी अचीवमेंट के ज़रूरी पार्ट हैं। पास्ट एंड फ्यूचर के डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने काम पर। इंटेलेक्ट से अपने माइंड को होल्ड कीजिए, वो बार बार पास्ट या फ्यूचर में भाग जाता है। इंटेलेक्ट मैनेजेस टू होल्ड द माइंड इन द प्रेजेंट। यानी इंटेलेक्ट आपके माइंड को प्रेजेंट में रखने में, उसको मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगा। और कंसिस्टेंसी एक पावर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर फ्लो करता है एक डायरेक्शन में तो उसमें बहुत पावर होती है। हवा एक दिशा में बहती है तो उसमें बहुत पावर होती है। सेम इसी तरह से यदि आपके एक्शन एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उनमें पावर होगी। इंटेलेक्ट माइंड को कंट्रोल करके ये पावर आपको देगी। सो फर्स्ट है कंसंट्रेशन, सेकंड है कंसिस्टेंसी और थर्ड है कोऑपरेशन। आपको लोगों का भी कोऑपरेशन भी चाहिए। लोगों के सहयोग के बिना आप अचीवर नहीं बन पाएंगे। जैसे वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और जापान बिल्कुल तबाह हो गए थे, बट वहाँ के सिटीजन्स ने आपसी सहयोग से अपनी पावर और स्ट्रेंथ रीगेन की। तो इसी तरह से कोऑपरेशन का यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस के डिफरेंस को समझाऊंगी, डिफरेंशिएट करूंगी उसमें। प्लीज़ डू लिसन।